ओके ओके। चलिए तो सेकंड चैप्टर का हम पढ़ लेते हैं। सेकंड चैप्टर है हमारा लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। तो अब जब हम लेजिस्लेटिव लॉ के फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू मीन बाय द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्चुअल में होता क्या है? तो अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग है यहाँ पे कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सही दिशा में कानून का पालन करते हुए लेटर ऑफ स्पिरिट एंड एडहेरेंस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स का पालन करते हुए ऑर्गेनाइजेशन को चलाए, ताकि फेयरनेस बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे। ऑर्गेनाइजेशन में जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छे से पालन किया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है उससे सबसे बड़ा फायदा होता है ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ बहुत लंबी हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशन लंबे टाइम तक काम कर सकती है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में लॉ का कंप्लायंसेस होगा तो इसमें हम कह सकते हैं कि आपका जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, उसके साथ कभी गलत नहीं होगा, वो सही दिशा में काम करेगा। तो उसी के लिए अब इन्होंने कहा ये तो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पालन करने के लिए कौन कौन से कानून व्यवस्था है, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स, लॉ का फ्रेमवर्क क्या है, लॉ ऐसा कैसे कैसे, वो हमने कहा एडहेरेंस ऑफ लॉज। लेकिन वो लॉज कौन से हैं? एडहेरेंस तो हम ठीक है, एडहेरेंस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स, कंप्लायंसेस ऑफ लॉज, लेकिन जो लॉ का कंप्लायंस है वो कंप्लायंस ऑफ लॉज है क्या? किसको बोलेंगे हम कंप्लाइंस ऑफ लॉज? तो वो कंप्लाइंस क्या है वो हमें डिस्कस करने हैं। तो देखिए अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाएंगे। और हम अगर इसमें की कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो इसमें यहाँ पे इन्होंने बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ट्रांसपेरेंसी, बोर्ड की ट्रांसपेरेंसी की बात हुई है। दूसरा यहाँ पे ऑडिट कमेटी की बात हुई है, ऑडिट कमेटी की बात कर रहा है। तीसरा यहाँ पे केएमपी की बात है। चौथा यहाँ पे विसल ब्लोअर पॉलिसी है, चीफ रिस्क ऑफिसर है, फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया। अगर हम ऑडिट कमेटी की बात करें तो जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो सेक्शन नंबर 177 सेक्शन नंबर 177 के तहत ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना कंपलसरी है। अब कौन कौन सी कंपनी को कंपलसरी है? तो ऑब्वियस लिस्टेड कंपनी है ही, और पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 10 करोड़ और मोर, है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारा जो क्राइटेरिया है ऑडिट कमेटी का, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी का, वो सेम है, वो सेम है ना। तो उसके साथ साथ जब हम उसमें बोला जाता है जब हम छोटे बच्चे थे 10-10 रुपए मिलते, थोड़े बड़े हुए तो 50 और फिर 100, है ना। तो एक्सीडिंग बोरोविंग्स जो है वो 50 है, 10 10 करोड़, 51, 50 से ज्यादा और 100 करोड़। तो पेड अप शेयर कैपिटल रुपीज 10 करोड़ और मोर, एंड बोरोविंग्स एक्सीडिंग 50 करोड़, एंड उसके साथ टर्नओवर 100 करोड़ और मोर। तो सेक्शन 177 के तहत दो क्राइटेरिया यहाँ पे, दो तरीके की कंपनीज कवर की गई हैं, लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनी, जो कि प्रिस्क्राइब क्राइटेरिया फुलफिल करती है, 10, 50 से ज्यादा और 100। अच्छा, सेक्शन 177 के अंदर ही विसल ब्लोअर पॉलिसी भी है, 177 के अंदर ही विसल ब्लोअर मैकेनिज्म का सिस्टम भी दिया है। और विसल ब्लोअर मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं, वो कहता है भाई सब जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा सिस्टम जनरेट करो कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अनएथिकल एक्ट्स होते हैं तो उन अनएथिकल एक्ट्स की रिपोर्टिंग ऑडिट कमेटी को हो सके। और जो ऑडिट कमेटी होती है, ऑडिट कमेटी में बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का। दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, क्राइटेरिया मेंशन इन द सेक्शन नंबर 149। सो एक तो ये सब डिस्कशन होगा। उसी के साथ केएमपी, अगर हम केएमपी की बात करें, की मैनेजरियल पर्सन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 51 में डिफाइन किया है। और उसी के साथ सेक्शन 203 के तहत इनको अपॉइंट करना कंपलसरी है। तो अब इसमें हम यही सब चीजें डिस्कस करेंगे, यही सब चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं, मेरे साथ साथ चलते जाना। हम यहाँ पे बात करते हैं लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर ऐसे हमने कहा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है कंप्लायंसेस ऑफ लॉज, एडहेरेंस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स, राइट। एंड यहाँ पे लेकिन वो लॉज कौन कौन से हैं, किस किस कानून के तहत लॉज हैं? तो हम सबसे पहले कंपनी एक्ट के तहत चलते हैं, कंपनी एक्ट के तहत चलते हैं। तो कंपनी एक्ट के तहत तो हमें दो चीजें नजर आती हैं, जितनी भी कंपनीज उन पे कंपनी एक्ट लागू होता ही होता है। और उसी के साथ अगर कंपनी लिस्टेड है तो कंपनी एक्ट के साथ साथ सेबी के लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस भी एप्लीकेबल होते हैं। अगर हम दूसरी तरफ बात करें लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया,
एंड इफ यू आर कंसर्निंग अबाउट द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वैसे तो बैंक को रेगुलेट करने की बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी है, और उसी के साथ साथ समय समय पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ब्रॉड पावर दी गई है। इंश्योरेंस कंपनीज की अगर हम बात करें तो इनकी अपनी अथॉरिटी है IDRAI, और इसके भी अपने सर्कुलर लॉज है। पब्लिक एंटरप्राइजेस के लिए DP गाइडलाइंस। अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और कंपनी एक्ट की बात करते हैं कि भैया कंपनी एक्ट में इन्होंने कंप्लायंसेस के लिए, इन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए कौन कौन से कानून का यहाँ पे प्रबंधन किया है, कौन कौन से ऐसे लॉज हैं। तो सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ मैक्सिमम टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मैक्सिमम टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कि मैक्सिमम कितने टर्म के लिए हो सकता है। तो अगर मैं आपको बताऊं एक टर्म के लिए तो हो ही सकता है, प्लस इसमें रीअपॉइंटमेंट बोला है, लेकिन रीअपॉइंटमेंट की कंडीशन है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर, अगर सेक्शन 149, ये सब सेक्शन 149 में ही है। वुमेन डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये हर कंपनी को जरूरत नहीं है, सिर्फ लिस्टेड कंपनी और ऐसी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है और टर्नओवर उसका 300 करोड़ या उससे ज्यादा है, सिर्फ उन कंपनीज को ही वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी है। और अगर वुमेन डायरेक्टर की कोई भी वैकेंसी हो जाती है तो वो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ्स विच एवर इज लेटर उसमें आपको फिल करनी है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ KMP की, होल टाइम KMP की बात करें तो इसका सेक्शन में बता देती हूँ, सेक्शन नंबर 203, रीड विद सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 51। उसके साथ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ डायरेक्टर्स कमेटी एंड बोर्ड एज ए होल। अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ, परफॉर्मेंस कमेटी की अगर मैं बात करूँ तो हमें क्या किया गया, नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी बनाई गई है सेक्शन 178 के तहत। और वो जो नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी होती है उसका काम यही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायरेक्टर्स का जो अप्रेजल होना है, डायरेक्टर का जो इंक्रीमेंट होना है, आइदर दे आर एलिजिबल और नॉट, उसका पूरा क्राइटेरिया सेट किया जाता है। वो कमेटी बनाई जाती है NRC मतलब नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी। उसी के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, डिस्क्लोजर्स की बात हो रही है। अब डिस्क्लोजर्स देखिए, जितना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्क्लोजर होगा, इस लेवल पे अगर हम प्रोफेशनल लेवल की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, ये माना जाता है कि CS एग्जीक्यूटिव आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। CS एग्जीक्यूटिव पे आपकी कमांड होनी चाहिए, और कंपनी लॉ पे स्पेशली, क्योंकि जिसका कंपनी लॉ स्ट्रांग होता है उसकी सारी चीजें स्ट्रांग है। अगर किसी ने कंपनी लॉ स्ट्रांग कर लिया तो सब कुछ स्ट्रांग है उसका। तो देखिए अब एनएस डिस्क्लोजर एंड असर्शन इन बोर्ड रिपोर्ट। अब मैं आपको अलग अलग बात करते हैं। अगर हम बोर्ड रिपोर्ट की बात करें, अगर हम एनुअल रिटर्न की बात करें, जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो सेक्शन नंबर 92 के तहत इट्स अ कंपलसरी रिक्वायरमेंट ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी कि उसको एनुअल रिटर्न फाइल करनी ही करनी है। ROC को फाइल करनी ही करनी है विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ AGM और ड्यू डेट ऑफ AGM। तो एनुअल रिटर्न के अंदर कंपनी के सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, कंपनी के दोनों तरीके, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कवर होते हैं। फाइनेंशियल के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स भी कवर होते हैं, तो कंपनी की हिस्ट्री पता चल जाती है। प्लस एक अगर लिमिट से ऊपर है तो सर्टिफाई भी होती है। Board report is given by the board of directors and they are mentioned each and everything of the company, either the CSR committee, either the composition of independent director, सब कुछ उसमें mention होता है। फिर उसी के साथ risk management, internal financial reporting, legal compliances, RPT, related party transaction, shareholding patterns and etc. फिर उसी के साथ structured yard forwarding looking procedural रिक्वायरमेंट फॉर सेक्रेटरी कंप्लायंसेस, एनहेंस कंप्लायंसेस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। RPT की अगर मैं बात करूं सेक्शन 188 के अंदर कंपनी एक्ट में दे रखा है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, और उसको जब हम पढ़ते हैं तो उसके साथ हम पढ़ते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 77 और 76, रिलेटिव पार्टी और रिलेटेड, है ना, रिलेटिव, ये दोनों उसमें कवर किए जाते हैं। तो सेक्शन 188, अब सेक्शन 188 के साथ एक चीज और ध्यान रखना, जब भी कभी हम सेक्शन 188 पढ़ते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, तो उसके साथ एक सेक्शन मस्ट है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन सेक्शन 184, और सेक्शन 184 के अंदर है मेरा डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, जिसके तहत हम बोला जाता है कि भैया जो भी डायरेक्टर है अगर उसको कोई भी इंटरेस्ट है तो उसे फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जब वो पार्टिसिपेट करता है तो उसे डिस्क्लोजर देना है। फिर उसी के साथ एनहेंस रिस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड मैंडेटरी रोटेशन। अब ऑडिटर का आप जानते ही हो, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स होता है ना, सेपरेशन ऑफ रोल ऑफ चेयरपर्सन एंड CEO। अब इसकी भी कहानी सुन लीजिए, ये कौन से सेक्शन के तहत होता है? नहीं बड़ी आइडिया, आपके पास कोई आइडिया कौन सा सेक्शन है जिसमें बात मना करी गई है कि एक व्यक्ति 2 पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता? चेयरमैन प्लस CEO। कौन से सेक्शन के अंदर ये बात लिखी है? नहीं बड़ी हैविंग एनी आइडिया? बता सकते हो कौन से सेक्शन में मना किया कि एक व्यक्ति एक समय पे 2 पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता? सेक्शन नंबर 204 पढ़ना कभी। सेक्शन 204 में बात लिखी गई है एक व्यक्ति 2 पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता, चेयरपर्सन और साथ में CEO।
और अगर सीईओ बेसिकली अगर कंपनी के मल्टीपल बिजनेसेस है, उसमें ये भी बात लिखी है, अगर कंपनी मल्टीपल बिजनेस कैरी ऑन करती है, उनके सेपरेट सेपरेट सीईओ है, तो फिर चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर पॉसिबल है, सीएमडी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो एक व्यक्ति एक पोजीशन के लिए बोलते हैं। उसी के साथ साथ विजिल मैकेनिज्म इज डिस्कस्ड इन सेक्शन नंबर 177, जो मैंने अभी बताया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी अगेन 177, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी एनआर सेक्शन 178, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीएसआर कमेटी, यू नो वेरी वेल, सेक्शन नंबर 135 के तहत हमारी क्या होती है, सीएसआर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। सीएसआर कमेटी के इन्होंने बताया भी है आगे चल के, खैर मैं आगे चल के आपको बताऊंगी अगर इनके बारे में जो भी डिटेल्स वगैरह दे रखी है। फिर उसके बाद सेक्रेटल ऑडिट, सेक्रेटल ऑडिट कौन से सेक्शन के तहत कंडक्ट किया जाता है, सेक्शन नंबर 204। तो सेक्शन 204 में क्या है, सेक्रेटल ऑडिट है। सेक्रेटल ऑडिट क्या कहता है, सेक्रेटल ऑडिट में उन्होंने एक बात लिखी है कि एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी के लिए 3 क्राइटेरिया है, 5 साल की मेहनत, 25 साल की मौज, सीएस की फौज उड़ाएगी 100 करोड़ रोज। तो पब्लिक कंपनी के लिए तीनों क्राइटेरिया चेक करने हैं, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी में भी कभी 100 करोड़ से ज्यादा बोरोविंग हो जाती है, इज ऑल्सो रिक्वायर्ड कंपल्सरीली टू डन द सेक्रेटल ऑडिट एंड सेक्रेटल ऑडिट रिपोर्ट अटैच विद द बोर्ड रिपोर्ट इन फॉर्म नंबर MR3। एंड उसी के साथ जो है आपकी सेक्टरल ऑडिट रिपोर्ट जो है बोर्ड रिपोर्ट के साथ अटैच होती है। इट इज द ड्यूटी ऑफ कंपनी टू गिव द एवरी असिस्टेंट टू द सेक्टरल ऑडिटर व्हेन दे आर कंडक्टिंग द सेक्टरल ऑडिट। एंड उसके साथ जो आपका बीओडी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि जब बोर्ड रिपोर्ट प्रिपेयर करोगे तो उसमें जो भी ऑब्जर्वेशन सेक्टरल ऑडिटर ने दिया है तो ये आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, आपको उसका जवाब देना है। ठीक है बच्चों, उसी के साथ साथ आजकल मैंडेटरी वोटिंग का प्रोविजन है जिससे 100% पार्टिसिपेशन पॉसिबल है। मैंडेटरी विजिल मैकेनिज्म, क्या इफ देयर इज एन एथिकल एक्ट डन इन द कंपनी देन यहाँ पे पूरा सिस्टम है कि उसकी रिपोर्टिंग की जा सकती है और विक्टिम को विक्टिमाइजेशन को प्रॉपर सेफगार्ड दिया जाएगा। यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम? मे आई प्रोसीड फॉर नेक्स्ट टॉपिक? चलिए जी। अब इसमें थोड़ा सा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क गवर्निंग लिस्टेड कंपनीज, एलओडीआर रेगुलेशंस की बात कर लेते हैं। रेगुलेशन नंबर 4 एलओडीआर रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। बोर्ड कंपोजिशन रिक्वायरमेंट, बोर्ड कमेटी रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे बोर्ड कंपोजिशन, बोर्ड कमेटी में ना देखो, अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 165 ऑफ कंपनीज एक्ट, तो उसमें लिमिट ऑफ डायरेक्टरशिप है और उसने तो साफ बोला है कि भैया 20 से ज्यादा अदर कंपनीज में और 10 से ज्यादा पब्लिक कंपनीज में नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे जो बोर्ड कंपोजिशन एलओडीआर ने कोशिश की है उस लिमिट को रिड्यूस किया है, क्योंकि अगर किसी डायरेक्टर के ऊपर ओवरबर्डन रहता है तो ऑब्वियस सी बात है वो अपना प्रॉपर टाइम ये सही तरीके से काम नहीं कर पाता है, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। गॉट द पॉइंट? चलिए जी। उसी के साथ साथ वेबसाइट डिस्क्लोजर, एडवर्टीजमेंट मैंडेट्स, रिक्वायरमेंट ऑन शेयर होल्डिंग पैटर्न, कॉर्पोरेट एक्शंस, प्रिंसिपल्स गवर्निंग डिस्क्लोजर्स एंड ऑब्लिगेशन। रेगुलेशन नंबर 4 की हम बात करते हैं कि क्या क्या ऑब्लिगेशंस यहाँ पे इन्होंने सेट करी है। तो देखो एग्जाम में ना सारी चीजें तो आती नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 5-5 पॉइंट्स आप कर लोगे, दैट्स इट। तो प्रिंसिपल्स गवर्निंग डिस्क्लोजर्स एंड ऑब्लिगेशन, लिस्टेड एंटिटी विच हैज लिस्टेड इट्स सिक्योरिटी शैल मेक डिस्क्लोजर, है ना, और ये इसकी ऑब्लिगेशन है। तो उसी के साथ साथ फाइनेंशियल डिस्क्लोजर की बात करिए और फाइनेंशियल डिस्क्लोजर के लिए इन्होंने कहा है कि प्रिपेयर करना है आपको डिस्क्लोजर। लिस्टेड एंटिटी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पालन करना है सही दिशा में, ये नहीं कि बस ऑन पेपर्स वो शो कर रहे हैं, ठीक है। और एनुअल ऑडिट उन्हें कंडक्ट कराना है। लिस्टेड एंटिटी रिफ्रेन मिसरिप्रेजेंटेशन, एंश्योर दैट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर्स इज नॉट मिसलीडिंग, adequate and timely information to recognize stock exchange. Listed entity ensure dissemination under provision of these regulations. उसी के साथ equal, timely and cost effective access to relevant information by investors, ठीक है। एंड आगे कहते हैं फाइलिंग रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन विच आर इवेंट बेस्ड आर फाइल्ड पीरियडिकली। पीरियडिकल फाइलिंग्स की बात करें, रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट्स वगैरह है। फिर उसी के साथ साथ आगे कहते हैं कि लिस्टेड एंटिटी जो लिस्टेड होती है उनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोविजन जो चैप्टर 4 के अंदर स्पेसिफाई है उनको आपको इंप्लीमेंट करना है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल मेंशन बिलो। राइट ऑफ शेयर होल्डर्स, अब यहाँ पे राइट्स की बात करिए कि क्या क्या राइट्स शेयर होल्डर्स को दिए गए हैं। तो शेयर होल्डर्स की अगर हम बात करें, पार्टिसिपेशन का राइट है इनके पास, पार्टिसिपेशन का राइट है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसी के साथ पार्टिसिपेट भी कैसे कर सकते हैं, वोट के थ्रू, जनरल मीटिंग में जो वोट एक्सरसाइज होती है वहां पे। उसी के साथ यहाँ पे वोटिंग का इन्होंने प्रोसीजर बता रखा है कि किस तरीके से ऑनलाइन या आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे ये भी दिया गया है कि जब कंपनी जनरल मीटिंग करती है तो जनरल मीटिंग करते वक्त वो नोटिस भेजती है और नोटिस के अंदर वो एजेंडा भी मेंशन होता है कि किस किस टॉपिक पे यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है। तो वो अपॉर्चुनिटी टू आस्क द क्वेश्चंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू प्लेस आइटम्स ऑन एजेंडा।
उसी के साथ इफेक्टिव शेयर होल्डर पार्टिसिपेशन इन द की कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एक्सरसाइज ऑफ ओनरशिप राइट बाय ऑल शेयर होल्डर्स इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। और आगे का कि एक प्रॉपर सिस्टम है हमारे यहाँ पे, अगर कोई कंप्लेंट्स आती है तो उनको एड्रेस करने का। टाइमली इंफॉर्मेशन, लिस्टेड एंटिटी प्रोवाइड adequate and timely information to shareholders including but not limited to the following: sufficient and timely information concerning the date, location, agenda, capital structure and arrangement, right attached to all series and classes, equal treatment regulation, listed entity ensure equal treatment of all shareholders including even minorities को भी, foreign shareholders को भी। ठीक है, तो इन्होंने कहा सेम सीरीज के जो शेयर होल्डर्स होंगे ना उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, इफेक्टिव शेयर होल्डर पार्टिसिपेशन होंगे, एक्साइज वोटिंग बाय फॉरेन सेल बी फैसिलिटेटेड, लिस्टेड एंटिटी डिवाइस अ फ्रेमवर्क अवॉइड क्या इनसाइडर ट्रेडिंग, और प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। रोल ऑफ स्टेक होल्डर इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अगर हम बात करें, लिस्टेड एंटिटी रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ इट्स स्टेक होल्डर टू एनकरेज कॉपरेशन बिटवीन लिस्टेड एंटिटी एंड अदर स्टेक होल्डर्स। उसी के साथ स्टेक होल्डर्स हैविंग अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन इफेक्टिव रीएड्रेस फॉर वायलेशन ऑफ राइट्स, अगर उनके अधिकारों के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो उनके पास अधिकार है कि वो उस पर पूछ सकते हैं। उनको जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो रिलायबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इफेक्टिव विजिल मैकेनिज्म एनेबलिंग स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग इंडिविजुअल एम्प्लॉयज। डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, लिस्टेड एंटिटी एंश्योर टाइमली एंड एक्यूरेट डिस्क्लोजर ऑन ऑल मटेरियल मैटर्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सिचुएशन, performance, ownership, governance of listed entity in the following manner: information shall be prepared and disclosed in accordance with prescribed standards, channel for dissemination information provide equal and timely and cost efficient, and minutes of meeting shall be maintained explicitly recording dissenting opinions। आगे हम responsibilities of BOD की बात करते हैं। shall have the following responsibilities: number 1 is disclosure information, key function of board of directors, member of board of directors and KMP shall disclose to the BOD whether they directly indirectly on behalf of third party have material interest. BOD and senior management shall conduct themselves as to meet the expectations or operational transparency। उसी के साथ साथ monitoring effectiveness of listed entity governance, selecting, compensating, monitoring when necessary, aligning KMP and remuneration of BOD अलग अलग किया है। फिर उसके बाद आप इसमें अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज करने की जरूरत नहीं है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन अनलिस्टेड कंपनीज, अब ये कहते हैं कि देखो अनलिस्टेड कंपनी में तो हमारे LODR रेगुलेशन आ जाता है, चलो ठीक है, हमारे लिस्टेड रेगुलेशंस होते हैं, बहुत अच्छी बात है। उन लिस्टेड रेगुलेशंस के तहत हम क्या कर लेते हैं, उन लिस्टिंग रेगुलेशंस के तहत हम क्या कर लेते हैं, बेसिकली कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लाई कराते हैं। बट इफ वी आर कंसर्निंग अबाउट द अनलिस्टेड कंपनीज तो वहाँ पे कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा? तो यहाँ पे अब मैं आपको कंपनी एक्ट के प्रोविजंस बताती जाती हूँ। तो जैसे मैं आपको ना पहले सेक्शन 184 का पूरा कहानी समझा देती हूँ। 184 में है क्या? 184 में जिम्मेदारी सौंपी गई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या अगर डायरेक्टर का किसी भी तरीके का स्टेक किसी कंपनी में, बॉडी कॉर्पोरेट में, फर्म में अगर है तो उसको वो इंटरेस्ट जो है जैसी कंपनी ज्वाइन करता है, उस ज्वाइन करने के बाद जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में वो पहली बार पार्टिसिपेट करेगा उसमें डिस्क्लोज करना है। उसी के साथ कई बार ऐसा भी होता है और हर फाइनेंशियल ईयर के जो फर्स्ट मीटिंग होगी उसमें डिस्क्लोज करना है। उसी के साथ अगर कोई चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, मान के चलिए किसी और कंपनी में फिर और शेयर्स खरीद लिए, तो उसके बाद जब भी वो चेंज होता है तो चेंज होने के बाद जो चेंज आता है उसके बाद जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी उसमें डिस्क्लोज करना है। तो ये तो बात हुई डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट की। अब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। जिस कंपनी में वो डायरेक्टर है, अगर वो कंपनी डायरेक्ट जो कंपनी में डायरेक्टर है वो कंपनी किसी फर्म के साथ या किसी कंपनी के साथ या बॉडी कॉर्पोरेट के साथ जिसमें उस डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट करती है, तो सबसे पहली बात तो ये बोला गया है कि उस बोर्ड मीटिंग में उसके पास कोई अधिकार नहीं होगा वोट एक्सरसाइज करने का। दूसरी चीज, उसे प्रॉपर डिस्क्लोजर देना है, और अगर बिना डिस्क्लोजर करे उसने वो कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट अगर हो भी गया तो कंपनी के कहने पर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो सकता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? वो मैं पूरा बता दूंगी, रीड करके बता दूंगी, बुक में क्या लिखा है मैं रीड कर दूंगी। क्या इतनी बात समझ में आ गया आपको? जल्दी बताओ फटाफट से। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर सेक्शन 184। तो ये फर्स्ट पॉइंट में और सेकंड पॉइंट में यही सब लिखा हुआ है कि डिस्क्लोजर बाय न्यू डायरेक्टर इन द फर्स्ट मीटिंग। मैंने बता दिया आपको, अगर न्यू डायरेक्टर मतलब जो पहली बार ज्वाइन कर रहा है, और देयर आफ्टर एट द फर्स्ट मीटिंग इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो वही पॉइंट इसमें लिखा है कि एक तो फर्स्ट मीटिंग में आपको डिस्क्लोजर करना है जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, और अगर कोई भी चेंज होता है तो चेंज होने के बाद जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी उसमें आपको डिस्क्लोज करना है। ठीक है। फिर है डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट प्रपोज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है और वो किसके साथ, बॉडी कॉर्पोरेट के साथ या फर्म के साथ, तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसे क्या करना है, डिस्क्लोज करना है अपना नेचर ऑफ इंटरेस्ट
है ना, और उसके पास कोई अधिकार नहीं रहेगा पार्टिसिपेट करने का। और उसी के साथ अगर अगर वो बिना उसके अगर बिना बिना डिस्क्लोजर के करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। और नीचे फिर उनके ऊपर पेनल्टी लगाई है। नो रेस्ट्रिक्शन इन एनी कॉन्ट्रैक्ट, अगर अगर होली ऑन सब्सिडरी के साथ है तो उसमें इन्होंने मना किया है कि वहां पे वाले प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते हैं। रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट, अब रजिस्टर्स की बात कर ले 189 में, तो कंपनी जो है ना अपने पास रजिस्टर मेंटेन करेगी और वो रजिस्टर को कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है। कौन से रजिस्टर, एक तो डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट का, एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का, दोनों के उनको रजिस्टर जो है मेंटेन करके रखने हैं और कोई भी आके उनको इंस्पेक्ट कर सकता है। उसके बाद डायरेक्टर टू डिस्क्लोज द इंटरेस्ट विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट, ये अभी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया था कि जैसे अपॉइंट होता है उसके 30 डेज के अंदर उसे क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू बी कैप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस, और उसी के साथ एजीएम होती है ना जब, तो जनरल मीटिंग में जनरली जितने भी स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स होते हैं, स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स प्लेस किए जाते हैं एजीएम के बाहर, अगर कोई चाहे तो उनको देख सकता है। इवन कई बार ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल जाती है तो प्रोफेशनल्स कहते हैं जी हमें तो प्रूफ के बतौर पे रजिस्टर्स चेक करने हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर कंपनी से परमिशन लेके पैसे देके टाइम लिया जाता है और रजिस्टर्स को चेक करते हैं, और कई बार अगर कॉपी लेनी होती है तो पेमेंट करके फिर उसका एक्सट्रैक्ट भी ले सकते हैं। उसी के साथ आगे यहाँ पे ये भी बात हुई है सेक्शन 189 में, कॉन्ट्रैक्ट नोट एक्सीडिंग ₹5 लाख इन अ ईयर, nothing contained in subsection 1 apply to any contract or arrangement for sale, purchase, supply of goods, material, service if value of goods, material cost does not exceed 5 lakh rupees in aggregate in an year by a banking company or collection of bills, तो उसके भी आपको डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना है। आगे ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर की बात कर लेते हैं, सेक्शन 166 है। अब 166 में ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर क्या है कि भैया डायरेक्टर कभी भी अपनी पोजीशन किसी को असाइन नहीं कर सकते। जैसे मान जो डायरेक्टर बाहर जा रहा है, अपनी बीवी से बोल गया कि भैया थोड़े दिन तू काम देख लेना, जरा मेरी पोजीशन देख लेना, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये मना किया, बैन किया है। डायरेक्टर जब अपनी पोजीशन को लेगा तो उसे गुड फेथ में एक्सरसाइज करेगा, कंपनी के भले के लिए होनी चाहिए, है ना, और उसी के साथ साथ अपनी पोजीशन किसी और को असाइन नहीं करेगा। डायरेक्टर एक फिड्यूशियरी पोजीशन पे होता है, ट्रस्ट एंड फेथ, वो उसी पोजीशन का इस्तेमाल करेगा और उस फेथ पे पूरा फुलफिल करेगा। तो देखिए सबसे पहली बात तो डायरेक्टर एक्ट करेगा इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल्स, डायरेक्टर एक्ट इन गुड फेथ इन ऑर्डर टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी। उसी के साथ डायरेक्टर कभी भी अपनी ड्यूटीज जो भी एक्सरसाइज करेगा वो ड्यू एंड रीजनल केयर के साथ करेगा। डज नॉट इन्वॉल्व इन सिचुएशन विच में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और किसी भी तरीके का गलत तरीके का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करेगा, और डायरेक्टर कभी भी अपनी ऑफिस किसी को असाइन नहीं करेगा। अगर डायरेक्टर कंपनी के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेंट करते तो उनके ऊपर इन्होंने यहाँ पे पेनल्टी इंपोज की है। अब हम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे आ जाते हैं कि जो बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस बैंक वगैरह होते हैं, उनको उनको जो है उनको बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कौन कौन से कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पालन करना है और क्या क्या नियम उनके लिए बनाए गए हैं। तो बैंक्स के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए इन्होंने क्या क्या कंप्लाइंसेस दिए हैं वो इसमें अब हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो लिस्टेड कंपनीज और अनलिस्टेड कंपनीज के लिए किया है। अब जो हम डिस्कशन करेंगे वो बैंक के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए कवर अप करेंगे। चलिए जी, अब यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन केस ऑफ बैंक्स एंड एफआई। जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंक एंड एफआई की बात करते हैं तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 2000 में एडवाइजरी ग्रुप बना था कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, जो कि आर.एच. पाटिल के द्वारा फॉर्म किया गया था। फिर इन्होंने कुछ सेवरल रिकमेंडेशंस दिए थे और 20 जनवरी में जो है कुछ नियम्स सामने हमारे आए थे एडवाइजरी ग्रुप के। अब देखते हैं क्या क्या कहानी थी वो। मेजर बैंक्स आर गवर्न बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये मैंने आपको बताया था। स्टेट बैंक का अपना एक सेपरेट एक्ट है। नेशनलाइज बैंक्स आर गवर्न बाय बैंकिंग एक्विजिशन ट्रांसफर एक्ट, एंड उसी के साथ बेसल कमेटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बेसल कमेटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ दीज गाइडलाइंस आर एज फॉलोज। बोर्ड ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
बैंक के जो बोर्ड है ना उनकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने सौंपी है, ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बैंक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, गवर्नेंस फ्रेमवर्क, कॉर्पोरेट कल्चर। प्रिंसिपल नंबर 2 में बताया बोर्ड क्वालिफिकेशन एंड कंपोजिशन, ये रिमेन अगर अनक्वालिफाइड है तो उसको अपॉइंट नहीं कर सकते। फिर इसमें तीसरे पॉइंट में उन्होंने अपना स्ट्रक्चर और प्रैक्टिसेस होंगी, सीनियर मैनेजमेंट जो है ना बोर्ड को ओवरसाइट करेगा किस तरीके से काम कर रहे हैं। बैंक हैव इफेक्टिव इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट फंक्शंस होने चाहिए, रिस्क आइडेंटिफिकेशन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम, रिस्क कम्युनिकेशन, इफेक्टिव रिस्क गवर्नेंस फ्रेमवर्क रिक्वायर्स रोबस्ट कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद कंप्लाइंसेस की बात करिए कि आपको जो है बैंक्स के कंप्लाइंसेस ध्यान रखने, इंटरनल ऑडिट इज कंडक्टेड बाय द इंटरनल ऑफिसर्स। फिर उसके बाद कंपनसेशन की बात करिए कि अगर यहाँ पे इन्होंने साफ बोला है कि अगर बैंक्स कंपनसेशन स्ट्रक्चर शुड बी इफेक्टिवली अलाइन साउंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी की बात हुई है, और रोल ऑफ सुपरवाइजर, सुपरवाइजर शुड प्रोवाइड गाइडेंस एंड सुपरवाइज कॉर्पोरेट गवर्नेंस एट बैंक्स इंक्लूडिंग थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशंस। आगे हम मास्टर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। मास्टर डायरेक्शन इट्स ओके, बहुत ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है मास्टर डायरेक्शन में। अब हम इसमें बात जाएंगे गाइडलाइंस ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो प्रोविजंस ऑफ दीज डायरेक्शन शैल अप्लाई द फॉलोइंग। हर एक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी एनडी जो है, एनडी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फिर एनबीएफसी सीडी है ना इनके ऊपर, और ऐसे बैंक्स जो सेक्शन 3 में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस रजिस्टर्ड, एवरी एनबीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज। और आगे फिर उन्होंने ऑडिट कमेटी की बात करी है कि ऑडिट कमेटी कंसिस्टिंग नॉट लेस देन 3 मेंबर्स ऑफ बीओडी। 177 के तहत इनके यहाँ पे भी ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। ऑडिट कमेटी अंडर दिस पैराग्राफ सेम फंक्शंस एंड पावर्स अंडर 177 की जो पावर एंड फंक्शंस है। फिर इन्होंने नॉमिनेशन कमेटी की बात करी। मैंने आपको बताया था नॉमिनेशन कमेटी जो होती है ना वो डायरेक्टर्स जो होते हैं, आपके ऑफिसर्स जो होते हैं, उनको क्या रेमुनरेशन तय करनी है, कितनी रेमुनरेशन देनी है, उसके ऊपर बताई गई है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की बात करें, इंटीग्रेटेड रिस्क और एप्लीकेबल एनबीएफसी शेल फॉर्म रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ रिस्क ऑफिसर, चीफ रिस्क ऑफिसर की जिस तरीके के जो रिस्क आ रहे हैं सीआरओ से बोलते हैं इंडिपेंडेंटली एज टू एंश्योर हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। एनबीएफसी शैल स्ट्रिक्टली एडर द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। जो सीआरओ होगा ना वो सीनियर ऑफिशियल हायरार्की शैल possess adequate professional qualifications, appointed for a fixed tenure and approval of the board, and transfer remove हो सकता है लेकिन उसे अप्रूवल लेनी पड़ती है। ये प्लान एंड पॉलिसीज बनाएगा जिसके ऊपर काम किया जाएगा। सीआरओ इन्वॉल्व इन द आइडेंटिफिकेशन मेजरमेंट रिस्क को मिनिमाइज करने में, क्योंकि बैंक डूब बहुत जल्दी जाते हैं। एनबीएफसी फॉलो द कमेटी अप्रोच क्रेडिट सैंक्शन में, ये नहीं कि किसी को उठा के कितना भी पैसा आपने सैंक्शन कर दिया, तो इसमें एक प्रॉपर क्या किया जाएगा, क्रेडिट सैंक्शन के लिए एक लिमिट चेक की जाएगी। फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया, ऑल एप्लीकेबल एनबीएफसी शैल इंश्योर पॉलिसीज पुट इन प्लेस विद अप्रूवल ऑफ बीओडी, और उसके बाद क्राइटेरिया चेक किया जाएगा। Obtain a declaration undertaking from directors giving additional information. Obtain deed and agreement signed by director furnishing a bank quarterly statement. उसके बाद बच्चों इसमें रोटेशन ऑफ पार्टनर एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर्म्स हैं, और आज के डेट में जितनी भी ऑडिट फॉर्म्स होती हैं उनका रोटेशन कंपलसरी एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट ऑल्सो, है ना। तो ऑल एप्लीकेबल एनपीएफसी रोटेट द पार्टनर सीए एवरी 3 years so that same partner shall not conduct the continuously more than period of 3 years. Partners who rotated shall eligible for conducting audited NBFC interval of 3 years. इंटरनल गाइडलाइंस है। अब हम बात करेंगे इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। आईआरडीए इज रेगुलेटरी बॉडी जो कि हमारे इंश्योरेंस जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज उनको रेगुलेट करते हैं, क्योंकि रेगुलेट करना जरूरी था। दीज गाइडलाइंस आर एप्लीकेबल टू इंश्योरर्स ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन बाय अथॉरिटी एक्सेप्ट री इंश्योरेंस और ब्रांचेस ऑफ फॉरेनर्स। अब हम जनरल की बात करते हैं। तो जनरल कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अंडरस्टूड एज फाइनेंशियल अदर कंट्रोल इन कॉर्पोरेट एंटिटी, डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन the shareholders, BOD and management in case of financial sector entities accept public liabilities, fulfillment of certain contracts, relationship in fiduciary responsibility to protect the interest of stakeholders. फिर दूसरा हमारा इंश्योरेंस, IRDAI has outlined in general term governance responsibility of board in the management of insurance functions under various regulation notified covering different operational areas. Objectives की बात करें, the objective of the guideline to ensure that structure, responsibility and functions of BOD and management of company recognize the expectation of all stockholders as well as regulators. Guidelines accordingly address the various requirements broadly cover the following structures: governance structure, BOD, CEO and KMP. उसके बाद हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट ऑनर्स की, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर, रोल ऑफ बोर्ड। आईआरडीआई ने मिनिमम पीरियड, लॉक इन पीरियड जो रखा है 5 साल रखा है कि आप 5 साल से पहले जो है आप अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते।
उसी के साथ यहाँ पे इंश्योरेंस एक्ट हैज प्रिस्क्राइब द सीलिंग ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज 49% सब्जेक्ट टू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी। मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या है कि अगर किसी को इंडिया में इंश्योरेंस कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो उसके लिए उसका 49% ही फॉरेन का रहेगा, 51% इंडियन कंपनी का रहेगा, तभी वो काम कर सकती है। ठीक है, इंश्योरेंस एक्ट इसके ऊपर लगता है। रोल ऑफ बोर्ड, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अगर रोल ऑफ बोर्ड की बात करें, इट इज प्रपोज टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद रिलेटेड पार्टीज एज डिफाइंड कंपनीज एक्ट 2013, डिस्क्लोजर बाय डायरेक्टर एंड नेसेसरी अप्रूवल एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 184 and 188 of Companies Act 2013. Read with relevant rules thereunder shall be obtained. Adequate system, policies and procedure to address potential conflict of interest with provision of Company Act. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो हो जाता है बोर्ड, वो भी ध्यान में रखते हुए 188 जो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, कई बार कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकते हैं बैंक के बीओडी इंश्योरेंस के, कि वो अपने ही किसी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करे, तो यहाँ कंपनी एक्ट के जो सेक्शन 188 है उसके प्रोविजन लागू कर दिए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है ना हेड करते हैं, हेडेड होते हैं। गवर्नेंस स्ट्रक्चर इंश्योरेंस शुड आल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एसोसिएशन विद इंश्योरेंस ग्रुप, लार्जर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, है ना, उनसे भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। These practice should have reoriented at the level of insurers taking into account its specific business risk profile, sector regulatory requirement. BOD की बात करें अगर composition की, तो इंश्योरेंस एक्ट स्टिपुलेट्स दैट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया वुड बी पब्लिक कंपनीज एंड वुड रिक्वायर प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड बोर्ड्स एंड इंश्योरेंस कंपनी बोर्ड ऑफ कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड पर्संस होने चाहिए। साइज ऑफ बोर्ड कंप्लेंट विद लीगल रिक्वायरमेंट्स। इट इज एक्सपेक्टेड शेयर होल्डर ऑफ कंपनी elect to nominate directors from various areas financial management. देखो एग्जाम में कभी भी सारे पॉइंट कवर नहीं होंगे, मैं फिर से ही बता रही हूँ, क्योंकि इतना सारा ना तो आप याद कर सकते हो, बस एक बार ब्रश अप करते हुए जाना है ताकि एग्जाम में जो पॉइंट्स आए उसको आप मेंशन कर दो। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड की अगर हम बात करें कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड क्या रहेगी, तो देखो यहाँ पे इन्होंने बोला रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड आर अंडर, तो बोर्ड की सबसे पहले श्योर करके रखना है, क्या श्योर करके रखना है कि प्रिंसिपल सेट फॉर इंश्योरर कंप्लाई विद ऑल रिलेवेंट लॉज, जितने भी लॉज एप्लीकेबल होते हैं ना वो कंप्लाई होने चाहिए। दूसरा, बोर्ड कहता है कि फॉलोइंग पॉलिसीज इन कंसल्टेशन मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, वो पीरियडिकली रिवाइव होनी चाहिए, अंडरराइटिंग पॉलिसी होनी चाहिए और रिटेंशन और री इंश्योरेंस कंपनीज। उसके साथ बोर्ड शुड डिफाइन सेट ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस कंडक्ट, डिफाइन स्टैंडर्ड टू बी मेंटेन पॉलिसी होल्डर, रिस्पॉन्सिबल प्रोवाइड गाइडेंस, इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। एंड उसी के साथ डिस्चार्ज अबव गवर्नेंस फंक्शन, बोर्ड में डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कमिटीज। ये बिल्कुल होता है कंपनी के अंदर, कई बार जो बोर्ड की पावर होती है ना, बोर्ड अपनी पावर कमिटीज को डेलीगेट कर देता है जो वेरियस कमिटीज बना के होती है। अगर हम डोमेस्टिक नॉर्म्स की बात करें, इंटरनेशनल डोमेस्टिक नॉर्म्स की बात करें, तो एक मीट होना चाहिए फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया टू बी सेटिस्फाइड एट मिनिमम वुड रिलेट टू इंटीग्रिटी डेमोन्स्ट्रेटेड, personal behavior, business conduct, soundness of judgment, financial soundness. Insurance Act prohibits insurance intermediary, director of insurance except with the approval of authority. फिर डिस्क्लोजर अबाउट द मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स कमेटी। इंश्योरर्स शैल इंश्योर कंप्लाइंस विद प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मैं आपको बता देती हूँ, इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर सेक्शन 1 के तहत जो है आपका कंपनीज एक्ट लागू होता है, और उसमें ये बात लिखी हुई है सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 में आप जाओगे तो वहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि कंपनीज एक्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू इंश्योरेंस कंपनीज, बट अगर कहीं पर कोई कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो वहाँ पर लागू नहीं किया जाता। नंबर एंड मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कमेटी मैंडेटेड अंडर दीज गाइडलाइंस, डिटेल ऑफ कंपोजिशन ऑफ बीओडी, नंबर ऑफ मीटिंग्स अटेंड, कितनी मीटिंग अटेंड करी है, डिटेल ऑफ रेम्यूनरेशन पेड कितनी है। कंट्रोल फंक्शंस की अगर हम बात करें, रिस्क दैट एन इंश्योरेंस टेक इन कैरिंग आउट ऑपरेशंस, पोटेंशियल इंपैक्ट इट हैज ऑन इट्स ओन बिजनेस, इट इज इंपॉर्टेंट बोर्ड लेड डाउन पॉलिसी फ्रेमवर्क। क्या बताया मैंने, पॉलिसी फ्रेमवर्क टू पुट इन प्लेस रॉबस्ट एफिशिएंट मैकेनिज्म, एप्रोप्रिएट प्रोसेस, एप्रोप्रिएट इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैपेबल। फिर डेलीगेशन ऑफ फंक्शन एंड कमेटी ऑफ बोर्ड है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, विद अ व्यू टू प्रोवाइड एडिक्वेट बोर्ड टाइम फॉर डिस्चार्ज सिग्निफिकेंट कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोर्ड कैन कंसिडर सेटिंग अप वेरियस कमेटीज। बहुत सारी अलग अलग कमेटीज का गठन किया जाता है। तो यहाँ पे बोला गया नीड टू बी डिफाइंड रिस्पेक्ट रोल एंड फंक्शन ऑफ कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीक्वेंसी, अपॉइंटमेंट, रिमूवल मेंबर, रिपोर्टिंग ऑफ बोर्ड। अब वो कौन कौन सी कमेटीज है जरा देख लीजिए। बोर्ड्स आर ऑडिट कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, नॉमिनेशन कमेटी, इन्वेस्टमेंट कमेटी, एथिक्स कमेटी, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी, वेरियस कमेटीज यहाँ पे बनाई जाती है। ऑडिट कमेटी की अगर हम बात करें, सेक्शन 177 में पहले से बताती आ रही हूँ कंपलसरी है, तो ऑडिट कमेटी जो है ओवरसी करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, कैश फ्लो डिस्क्लोजर्स, एंड उसी के साथ जो ऑडिट कमेटी का एक मेन काम और भी है कि जो हमारा ऑडिटर्स होते हैं, ऑडिटर
की जो रिपोर्ट्स वगैरह उनको एसेस करना। तो ये कह रहा है कि चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमेटी शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ बीओडी एंड एक्सपर्ट अकाउंटिंग फाइनेंस ऑडिट एक्सपीरियंस होना चाहिए, as may be CA or a person having a strong financial background. Association of CA in the audit committee should be limited to occasion where audit committee require collecting specific information. Audit committee का main काम होता है oversee the efficient functions. Audit committee shall be directly responsible for recommendation of appointment, remuneration, performance oversight. Audit committee shall have oversight in the process. Audit committee shall discuss with the statutory auditors audit commences, nature and scope. इन्वेस्टमेंट कमेटी का काम होता है टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ और रिस्क ऑफिसर जो होता है वो सब होता है, रिस्पॉन्सिबल टू रिकमेंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, लीगल फ्रेमवर्क्स के एसेट्स, ये सारी चीजें, फोकस ऑन प्रूडेंट एसेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट सपोर्टेड बाय रोबस्ट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. इन्वेस्टमेंट कमिटी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ड्यूली अप्रूव बाय द बोर्ड. फिर उसी के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ऑब्वियसली बात है सीआर जो होता है चीफ रिस्क ऑफिसर जो होता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट. डिपेंडेंट इज हाउ वेल द रिस्क आर मैनेज्ड अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन इन परस्यूट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज. जो चीफ रिस्क ऑफिसर होता है उसका ये काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरीके का भी रिस्क नहीं होना चाहिए. एफिशिएंट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, सेट रिस्क टॉलरेंस लिमिट्स, रिव्यू द कंपनीज रिस्क रिवार्ड परफॉर्मेंस, डिस्कस कंसिडर बेस्ट प्रैक्टिसेस, assist the board in effective operation, maintain an aggregative review, advise the board to risk management, reporting of board and review the solvency position. उसके बाद पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन कमेटी, मतलब जिन जिन लोगों ने पॉलिसी ले रखी है उनकी किस तरीके से प्रोटेक्शन किया जाता है. तो इसके रेगुलेशन 2002 है, 2002 में डिस्क्लोजर है, 15 एडवर्टीजमेंट के लिए नियम है कि झूठे एडवर्टीजमेंट आप नहीं कर सकते, गाइडलाइंस है, ये तमाम चीजें उन्होंने बना रखी है. अब एनआरसी की बात करते हैं. एनआरसी सेक्शन 178 में एनआरसी का मेन काम होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बीओडी है ना, जिनको प्रमोट करना है, इनको इंसेंटिव्स देने हैं या उनका इंक्रीमेंट करना है, तो वो सारी चीजें ना ये कमेटी तय करती है. इंडियन इंश्योरेंस कंपनी विल हैव टू कॉन्स्टिट्यूटेड टू इंडिपेंडेंट कमेटी एनआरसी एंड separately may merge these committee after seeking board approval. NRC shall scrutinize the declaration intending applicants for appointment, reappointment, election of director. Committee shall also scrutinize the application details submitted by aspirants for KMP की जो applications आती है ना KMP बनने के योग्य है भी या नहीं भी है, तो उस चीज के ऊपर जो काम करती है वो हमारी NRC कमेटी करती है. आगे ये भी बोला कि एनआरसी कमेटी एक चीज और ध्यान रखती है, जो रेमुनरेशन पैकेजेस ऑफ केएमपी है आर एज पर रेमुनरेशन पॉलिसी है या नहीं है. कमेटी शैल आल्सो इंश्योर प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट्स रीअपॉइंटमेंट्स ऑफ केएमपी आर इन कंफर्मिटी विद बोर्ड पॉलिसी. सीएसआर कमेटी आप जानती हो सेक्शन 135 के तहत कॉन्स्टिट्यूट की जाती है और इंश्योरेंस कंपनीज भी इसमें कवर है. इसका जो क्राइटेरिया 5 साल, 5 और 10, 5 साल, 2 बहनें हैं और इनका एक बड़ा भाई है, 5, 50 और 100. 5 करोड़ और मोर इज नेट प्रॉफिट, 50 करोड़ और मोर इज नेट वर्थ और 100 करोड़ और मोर इज टर्नओवर. अगर ये वाला क्राइटेरिया कंपनी फुलफिल करती है तो उसको क्या है कंपलसरी कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ती है सीएसआर कमेटी. और उसी के साथ अगर हम सीएसआर कमेटी की बात करें तो सीएसआर कमेटी का काम होता है एमआरएफ मॉनिटर, रिव्यू और फ्रेमवर्क तैयार करना. सीएसआर कमेटी फॉर्मुलेट सीएसआर पॉलिसी, गेट इट अप्रूव बाय बोर्ड. With profits committee, ये higher DA में lays down the profit management and in these regulation insurer transacted LIC shall constitute a with profit committees, independent directors CEOs होते हैं. इसमें क्या चीजें देखी हो जाती हैं, shares of assets, investment and expenses. Other committees है आपकी ALM. Other committees which can be set up by board includes ethics committee हो सकती है और ALM हो सकती है आपकी assets liability committee. और इनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये डिफाइन करते हैं. एथिक कमेटी मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो इसे कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हो, चाहो तो कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते. एसेट्स लायबिलिटी कमेटी जो वो ऑनगोइंग प्रोसेस है फॉर्मुलेटिंग, इंप्लीमेंटिंग, मॉनिटरिंग, रिवीजन स्ट्रैटेजी रिलेटेड टू एसेट्स एंड लायबिलिटी टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, गिवन ऑर्गेनाइजेशन रिस्क एपेटाइट, रिस्क टॉलरेंस एंड बिजनेस प्रोफाइल. Function of ALM committee which shall include setting up insurer risk reward objectives, quantifying the level of risk exposure, formulating implementing optimal, ensuring that liabilities are backed by appropriate assets, monitoring risk exposure of period interval, ये सारी चीजें चेक की जाती. उसके बाद हम की मैनेजरल पर्सन्स की बात करें, सीईओ, एमडी एंड होल टाइम डायरेक्टर. अगर मैं आपको बताऊं ये आपके मैनेजरल पर्सन्स में आ जाते हैं.
और यहाँ पे सीईओ, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर एंड अदर की फंक्शनरीज आर रिस्पॉन्सिबल डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इन लाइन विद डायरेक्शन ऑफ बोर्ड एंड कमेटी सेटअप बाय द बोर्ड. इंश्योरेंस एक्ट रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल ऑफ अथॉरिटी, अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट और टर्मिनेशन ऑफ सीईओ एंड होल टाइम डायरेक्टर्स. उसी के साथ रोल ऑफ अपॉइंटेड एक्चुरियल्स. अब ये जो एक्चुरियल्स होते हैं ना, इनका काम क्या होता है बेसिकली? एक्चुरियल्स है ना, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं, फ्यूचर का हिसाब किताब ये रखता है कि फ्यूचर में, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज में क्या होता है कि आज आप 1,000 रुपये का इंश्योरेंस लो, फ्यूचर में जाके आपके 10,000 रुपये हो जाएंगे या 20,000 रिटर्न बैक मिलेंगे. तो वो काम जो करते हैं ना, वो एक्चुरियल्स करते हैं. तो IRDAI boasts out detailed regulations of appointed actuary and procedure for appointment, qualification, power along with duties and obligation. Regulation also stipulate prior approval of authority taken appointment. Appointed actuarials qualify and satisfied the proper criteria. Insurance company clearly set forth the appointed actuarial responsibilities क्या रहेंगी, rights क्या रहेंगे, और realize entity does not comply, likely to fail is complying requirement, solvency, तो उसके अगेंस्ट एक्शन होता है. फिर उसी के साथ बोर्ड इंटरेक्ट विद डायरेक्टेड अपॉइंटेड एक्चुरियल, इट कंसिडर एक्सपीडिएंट टू सिक्योर हिज एडवाइस. अपॉइंटेड एक्चुरी प्रोवाइड प्रोफेशनल एडवाइस, सर्टिफिकेशंस टू द बोर्ड विद रिगार्ड टू एस्टिमेशन, ये एस्टिमेट ही करते हैं फ्यूचर एस्टिमेशन, आइडेंटिफिकेशन, फाइनेंशियल कंडीशन, सॉल्वेंसी मार्जिन, एपरेट्स, एलोकेशन ऑफ बोनसेस, मैनेजमेंट पार्टिसिपेटिंग, ये तमाम चीजें बताई जाती हैं. एक्सटर्नल ऑडिट की बात करें, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स है. एंड यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोला है कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर रिपोर्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, एम्पावर अथॉरिटी टू इशू डायरेक्शन, गाइडलाइंस एंड अपॉइंटमेंट्स ऑफ रिमूवल ऑफ ऑडिटर एंड इंश्योरर. Assess the board and audit committee. Audit committee should have discussion with the statutory auditor periodically about the internal control system, scope of audit, including observation of auditors. डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है, डिफरेंट डिस्क्लोजर से क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी है. एक्चुअली सॉल्वेंसी मार्जिन, इंश्योरर एंगेज कितने हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, डिस्क्रिप्शन, डिटेल नंबर ऑफ क्लेम्स एंड पिक्यूनरी रिलेशनशिप्स. आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट्स तो वही होता है जब कंपनी अपना मेन काम किसी और को, मेन काम पे खुद फोकस करती है और कुछ साइड वर्क्स जो है ना वो आउटसोर्स कर देती है, तो उसे आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट्स बोलते हैं. बस ये फिर मेन चीज़ ये होती है कि उसे सिर्फ रिव्यू करते रहते हैं. इंटरेक्शन विद रेगुलेटर. Effective corporate governance practice in office of insurance company will enable IRDAI have greater confidence in work and judgment of board. In assessing the government practice in place of IRDAI would seek confirmation insurance company has adopted, assess the fitness, monitor performance, assess quality, evaluate effects and assess the adequacy of governance. विसल ब्लोअर पॉलिसी मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा मैकेनिज्म सेटअप किया जाता है कि अगर कंपनी के अंदर कोई भी अनएथिकल एक्ट्स हो रहे हैं तो उन अनएथिकल एक्ट्स की रिपोर्टिंग जो है वो टॉप मैनेजमेंट को दी जा सकती है, बेसिकली ऑडिट कमेटी को दी जाती है, और वहाँ पे जो विक्टिम होता है उसको प्रॉपर तरीके से सेफगार्ड्स मैकेनिज्म दिए जाते हैं, सेफगार्ड सिस्टम दिया जाता है. इंक्लूड एम्प्लॉय रिपोर्टिंग कॉन्फिडेंस डायरेक्टली टू चेयरमैन ऑफ बोर्ड और कमेटीज और स्टैट्यूटरी ऑडिटर. पॉलिसी क्या है? अवेयरनेस ऑफ एम्प्लॉयज दैट सच चैनल्स आर अवेलेबल, हैंडलिंग रिपोर्ट्स, रोबस्ट anti-retaliation policy and briefing the board of directors. Evaluation of board directors including independent directors है, तो यहाँ पे independent directors shall meet at least once in a year to evaluate performance of other independent directors. Applicability, these guidelines shall be applicable all insurer granted by authority except reinsurance or branches. यहाँ पे स्टीवर्डशिप कोड फॉर इंश्योरेंस इन इंडिया जो है, लिस्टेड कंपनी आर हेल्ड कस्टोडियन ऑफ पॉलिसी होल्डर, स्टेट गवर्नेंस ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनी इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. इंश्योरेंस कंपनी मस्ट इंश्योर दैट इन्वेस्टिंग कंपनी मेंटेन कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स. कुछ प्रिंसिपल्स थे यहाँ पे फॉर्मुलेट की जाती है पॉलिसी. डिस्चार्ज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इंश्योरर शुड हैव क्लियरली पॉलिसी हाउ दे मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट्स. इंश्योरर मॉनिटर द इन्वेस्टिंग कंपनीज, क्लियर पॉलिसी और इंटरवेंशन इन्वेस्टिंग कंपनीज and have clear policy for collaboration, clear policy on voting and disclosure, report periodically. यही चीज़ है. इसमें कुछ गाइडेंस दी गई हैं. ये गाइडेंस जो है बेसिकली आपको सारी तो एग्जाम में नहीं आएगी, तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बता रही हूँ. स्टीवर्डशिप इंक्लूड मॉनिटरिंग एंगेजिंग इन्वेस्टिंग कंपनीज सच एज स्ट्रैटेजी क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ रिस्क क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, इंक्लूडिंग कल्चर रेमुनरेशन उनके क्या है. तो ये पॉलिसीज़ में ना कुछ चीज़ें यहाँ पे कवर की जाती है. उसी के साथ साथ अगर हम इसमें थोड़ा सा और आगे चले तो यहाँ पे डिफाइन जो स्टीवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो इंश्योरर विश टू अंडरटेक हाउ फुलफिल द सम टू एनहेंस द वेल्थ ऑफ इट्स क्लाइंट्स. आप अपने क्लाइंट की वेल्थ कैसे इंक्रीज कर सको, ये भी बात इसमें की जाती है. दूसरा सिद्धांत इसमें ये कहता है शुड हैव क्लियरली पॉलिसी इन हाउ दे मैनेज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. भविष्य में अगर कोई लड़ाई हो जाती है आपस में कंपनीज के, तो उसको कैसे आप टैकल करोगे, कैसे आप मैनेज करोगे. तो यहाँ पे इन्होंने ना कुछ प्रोविजंस बना रखे. कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट में अराइज इफ इन केस ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनी बीइंग एसोसिएट और एंटिटी. अगर वो पैसा कहीं और लगाएंगे तो ब्लैंकेट बैन कर देंगे और ऑडिट कमेटी को वो मैटर्स रेफर किया जाएगा.
क्लियरली सेग्रीगेशन ऑफ वोटिंग फंक्शन एंड सेल्स फंक्शन, पॉलिसी ऑफ रीजंस, ये सब बताए जाएंगे। प्रिंसिपल नंबर 3 है कि इंश्योरर शुड मॉनिटर द इन्वेस्टिंग कंपनीज, ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे चल रहा है, किस तरीके से काम चल रहा है। इंश्योरर शुड हैव क्लियर पॉलिसी और इंटरवेंशन इन द इन्वेस्टिंग कंपनी, आप पूरा उसमें क्या कर सकते हैं, इंटरवेन कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रिंसिपल 5 इसमें कहते हैं क्लियर पॉलिसी फॉर कोलैबोरेशन विद अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अगर करते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है और मेन चीज सेफ गार्ड करना है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। प्रिंसिपल नंबर 6, इंश्योरेंस शुड हैव क्लियर पॉलिसी ऑन वोटिंग एंड डिस्क्लोजर ऑफ एक्टिविटी, एक्सरसाइज देयर ओन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एज वोटिंग डिसीजंस, और ये कुछ यहाँ पे साइज दे रखा है एसेट्स का, और कंपल्सरी वोटिंग रिक्वायर्ड। इंश्योरेंस शुड रिपोर्ट पीरियडिकली ऑन देयर स्टीवर्ड्स एक्टिविटीज, तो यहाँ पे इंश्योरेंस शुड ऑल्सो प्रोवाइड पीरियडिक रिपोर्ट टू अल्टीमेट बेनिफिशियरीज। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में यहाँ पे उन्होंने बोर्ड, शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर्स। कॉर्पोरेट गवर्नेंस अ प्रिंसिपल प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर थ्रू विच ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी अटेनिंग द मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस ऑल्सो सेट, तो यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सेप्ट करती है प्रिंसिपल मैनेजमेंट ऑफ इनएलिजिबल राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस एक नोडल डिपार्टमेंट है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गाइडलाइंस इशू करता है इनके लिए, एंड रिस्पॉन्सिबल टू सेट द हाई स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस टू बी फॉलोड बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। एज गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी गैदर मोमेंटम, देयर इज अ जेन्युइन नीड टू इंप्रूव द लेवल्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद बच्चों इसमें आप देख सकते हो CPSE लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड नॉन लिस्टेड CPSE जो है उनको गाइडलाइंस फॉलो करनी है। फॉलो द गाइडलाइंस ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैंडेटरी बेसिस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोवाइड पैरामीटर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी, रेमुनरेशन कमेटी, सब्सिडरी कंपनीज, डिस्क्लोजर्स एंड रिपोर्ट्स। तो पहले कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। तो कंपोजिशन में इन्होंने पता है क्या बोला, जो भी आपका बोर्ड कंपोजिशन रहेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, तो वहाँ पे ऑप्टिमम कंपोजिशन रहेगा जिसमें नॉमिनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होंगे। नंबर ऑफ फंक्शनल डायरेक्टर्स CMD MD शुड नॉट एक्सीड 50% ऑफ द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड, ये कंपोजिशन इन्होंने बोला। फिर उसी के साथ साथ यहाँ पे अगली बात ये भी रही है कि इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टॉक एक्सचेंज हुज BOD इज हेडेड बाय CEO एंड चेयरमैन ऑफ ID शैल एटलीस्ट 50% बोर्ड जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। पार्ट टाइम डायरेक्टर कंपनसेशन डिस्क्लोजर की बात हुई है। नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा है कि 3 मंथ्स का टाइम होगा, एटलीस्ट एक मीटिंग होनी चाहिए, और शेल बी हेल्ड एवरी ईयर। फर्दर टाइम गैप बिटवीन 2 मीटिंग शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ्स, तो जो आपस में मीटिंग्स के बीच में 3 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। एक डायरेक्टर जो है 10 कमेटी से ज़्यादा का मेंबर नहीं बन सकता, और चेयरमैन 5 कमेटी से ज़्यादा का नहीं हो सकता। कंप्लाइंस लॉज टू बी रिव्यू, जो लॉज है उनको रिव्यू करना है। कोड ऑफ कंडक्ट ध्यान रखना है। ऑल बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट ऑफ कंपनी कोड ऑफ कंडक्ट सर्कुलेटेड पोस्टेड ऑन द वेबसाइट ऑफ कंपनी, एंड यहाँ पे इनको उसको ध्यान में रखते हुए काम करना है। फंक्शनल क्लैरिटी बिटवीन BOD एंड मैनेजमेंट, ये इन्होंने कहा फंक्शंस की जो है वो डिमार्केशन होना चाहिए कि BOD का क्या है और मैनेजमेंट का क्या है। तो यहाँ पे बोर्ड शुड हैव फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ बोर्ड चार्टर विच क्लियरली डिफाइन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड। रिस्क मैनेजमेंट की बात करें, हेल्प मैनेजमेंट इन अचीविंग CPSE परफॉर्मेंस प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट्स, एंश्योर इफेक्टिव रिपोर्टिंग विद लॉज एंड रेगुलेशन। ट्रेनिंग ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें, अंडरटेक द ट्रेनिंग फॉर इट्स न्यू बोर्ड फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑडिट कमेटी इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी होनी चाहिए। ऑल मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमेटी हैव नॉलेज इन फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ कंपनी, एटलीस्ट वन शुड हैव एक्सपर्ट इन गुड नॉलेज। और उसी के साथ ऑडिट कमेटी के जो चेयरमैन है वो AGM में प्रेजेंट होते हैं क्वेरीज का आंसर देने के लिए। रोल ऑफ ऑडिट कमेटी, एक तो ओवरसाइट करते हैं कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रिकमेंड करते हैं ऑडिट फीस के लिए, अप्रूवल करते हैं पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, रिव्यू द मैनेजमेंट एनुअल फाइनेंशियल सिस्टम, रिव्यू द मैनेजमेंट एंड क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिव्यू द मैनेजमेंट परफॉर्मेंस, रिव्यू द एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल फंक्शन, डिस्कशन वगैरह देखते हैं, रिव्यू विजिल ब्लोअर मैकेनिज्म, ये भी सेक्शन 177 के तहत ही बनती है, रिव्यू फॉलो अप एक्शंस, रिव्यू फॉलो अप एक्शन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कमिटीज। पावर ऑफ ऑडिट कमेटी की बात करें, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं, और बाहर से किसी की एडवाइस ले सकते हैं अगर उन्हें ज़रूरत है तो, और एक्सपर्ट की भी हेल्प ले सकते हैं, प्रोफेशनल एडवाइस भी एक्सपर्ट की। मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी एटलीस्ट 4 इन अ ईयर, एंड जो 4 मंथ्स नहीं होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 2 मीटिंग के बीच में ऑडिट कमेटी की। रिव्यू इन्फॉर्मेशन बाय ऑडिट कमेटी, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, स्टेटमेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, लेटर्स, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। आगे अगर हम बात करें रेमुनरेशन कमेटी की, तो ये 3 डायरेक्टर होंगे इसमें, जो कि शुड बी पार्ट टाइम डायरेक्टर भी हो सकते हैं। द कमेटी हेडेड बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और उसी के साथ सब्सिडरी कंपनी की बात करें, एटलीस्ट 1 ID ऑफ द बोर्ड ऑफ द होल्डिंग कंपनी शैल बी अ डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, तो उससे उसमें क्लैरिटी भी रहती है। डिस्क्लोजर्स की बात करें, स्टेटमेंट इन समरी फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी इन द नॉर्म ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस शैल बी प्लेस पीरियडिकली ऑफ ऑडिट कमेटी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पालन करना है,
बोर्ड डिस्क्लोजर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है जिसमें डिस्क्लोजर्स रहेंगे। रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें, ऑल पिक्यूनियर रिलेशनशिप जो भी है वो आपको डिस्क्लोजर देना, उसके अकॉर्डिंग ही आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे इतना ही कर लोगे आप, चलेगा। गाइडलाइन ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके लिए अलग अलग गाइडलाइंस इशू की जाती हैं। 2013 से पहले गाइडलाइंस हुई थी। और यहाँ पे डीपी गाइडलाइन CSR सस्टेन ट्रीटेड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंड वर्ड डील विद टुगेदर। CSR इज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर सस्टेनेबिलिटी। तो डीपी गाइडलाइंस आई हुई है, ये है आपकी गाइडलाइन ऑन CSR कमेटी फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। CSR का पालन करना है। और उसी के साथ ये गाइडलाइंस जस्ट रीड ही कर सकते हो आप, क्योंकि इसमें पूरा तो ये आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे कह रहे हैं विच आर एप्लीकेबल टू CPSE, दीज गाइडलाइंस नॉट सुपरसीड द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट और शेड्यूल 7 को ये सुपरसीड नहीं कर सकते, उसी के तहत रहते रहते आपको ये कॉन्स्टिट्यूट करना है। ये जस्ट रीड ही करना होगा आपको, क्योंकि एग्जाम में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा जो 15, 16, 17 पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं। एक्सपेंडिचर के ऊपर भी इन्होंने अपनी गाइडलाइंस निकाल रखी हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो गाइडलाइंस मेरे हिसाब से जस्ट रीड कर सकते हो आप, ये याद नहीं करनी है आपको। गाइडलाइन सिर्फ आप ये रीड करोगे, याद नहीं करनी, क्योंकि एग्जाम में आती नहीं है। तो यहाँ पे आके आपका ये जो चैप्टर है ये क्या हो जाता है बच्चों, कंप्लीट। ये कंप्लीट हो जाता है आपका ये चैप्टर यहाँ पे आके।